क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ये म्यूट रखो यार सभी लोग अपने आप को। An open container of volume V contain air at 27 degree Celsius। फिर लिखा है द कंटेनर इज हीटेड। द कंटेनर इज हीटेड to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of first point। क्या? amount of gas initially present in container। सेकंड पहले तो बोला है कि जो गैस बाहर आई है वो इनिशियली प्रेजेंट गैस का 2/3 है। सेकंड 2/3 किसका है? 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फाइनली रिमेन इन कंटेनर। 2/3 किसका है? फाइनल अमाउंट गैस का जितना बना है उसका। तो दोनों ही केसेस में हमको टेम्परेचर पता लगाना। बताओ। सर 900 और 500 है। ठीक है, 900 एंड 500 केल्विन आएगा। बाकी लोगों का हुआ क्या? नहीं सर, 2 मिनट। सर हम्म रिपीटर्स के लिए यही शीट रहता है, मतलब एडवांस वाला, कि अलग से कुछ और शीट मिलता है? यार देख, यही शीट है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बल्कि रिपीटर की शीट में तुम देखोगे तो और क्वेश्चन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केमिस्ट्री में तो वही है सब। अब वही हो गया, रिपीटर में कोई अलग चैप्टर थोड़ी पढ़ लोगे तुम। वही वही केमिस्ट्री है, वही घिसे पीटे 30 चैप्टर है। और अगर 11th वाली हाँ। और 12th वाली जो अलग अलग क्लासेस की शीट होती है उसमें बल्कि क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, थ्योरी ज्यादा मिलेगी। रिपीटर में तो क्वेश्चन भी कम हो जाते हैं काफी, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो सॉल्व कर लो। 11th हाँ। 12th वाली पुरानी शीट तुम्हारी सॉल्व कर लो, रिपीटर की सॉल्व कर लो, कुछ भी सॉल्व कर लो, सब एक जैसा है। ओके। चलिए देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें बोला है एक ओपन कंटेनर दिया है वॉल्यूम वी का, जिसमें 300 केल्विन पर कोई गैस फील्ड है ना, एयर फील्ड है।
और फिर हमने कंटेनर को हीट दिया। हीट देने के बाद क्या किया कि उसमें लिखा है गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। फर्स्ट वाला सॉल्व करो। ये 2/3 वॉल्यूम हमारे गैस का बाहर आ गया, अमाउंट बाहर आ गया है ना, मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं। तो देखो P और V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? फॉर ओपन वेसल, मैंने ऐसा बताया था तुम्हें, ओपन वेसल के लिए प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं N1T1 इज इक्वल टू N2T2। इनिशियली मोल्स N मान लो, इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल मोल। अब कंटेनर में जो मोल बचे हैं सिर्फ उसी पे स्टडी होगी। कंटेनर में मोल कितना बचा है, N/3, क्योंकि 2/3 तो बाहर आ गया। टेम्परेचर कितना है, T2, तो T2 कितना होगा, 900 केल्विन। सही है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फाइनली रिमेन इन कंटेनर। तो देखो मोल्स फाइनली रिमेन कितने, मान लो कि अब कंटेनर में हीट करने के बाद कितने मोल बचे हैं। सपोज करो वो N- मोल है ना, और जो मोल्स कमिंग आउट वो कितने होंगे, इसका 2/3। उसने ये तो बोला है कि फाइनली जितने बचे हैं उसका 2/3 बाहर आ गया है, तो इसका 2/3 हो गया, बाहर आया। तो इनिशियल मोल कितने होंगे, बता सकते हैं कोई, इनिशियली मोल्स टेकन कितना हुआ, N-2 N-3। N+2 N-3। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ना, क्योंकि फाइनली N- बचा है और बाहर चला गया 2 N-3, तो इनिशियली क्या होगा, इन दोनों का सम। हाँ सर। समझ आती है बात। अब कंडीशन हमारी वही है, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। इनिशियली कितने थे, 5 N-3। टेम्परेचर कितना था, 300। फाइनली कितने हुए, फाइनली कितने रहे, ये देखो ये रहा N-, फाइनली N- टेम्परेचर T2। सॉल्व करो, T2 आएगा 500 केल्विन। समझ गए। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ H2 gas occupy a volume of 200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, at 27 डिग्री सेल्सियस and 1 atm प्रेशर। ठीक है, अब लिखा है कैलकुलेट वॉल्यूम एट 77 डिग्री सेल्सियस, 0.8 atm। करो। सर 208 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 208 नहीं आ रहा, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या होगा। मेरे पास जो आंसर लिखा है वो अप्रोक्स
लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, 250 या 291, पता नहीं क्या लिखा है, सर 251 या 290 का 291। होगा, 290 समथिंग आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। मेरे पास 291 लिखा है शायद, 291.66 ऐसा कुछ। हाँ सर 291.6 आया। देखो सिंपल है, हमें अब कुछ नहीं बोला है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ना। सर तो हम लोग क्या 291.6 ही आ रहा है। तो हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि हमें मोल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मोल्स कांस्टेंट मान लिया है और R हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो प्रेशर कितना था ATM में, दोनों साइड प्रेशर का सेम यूनिट रखना है, तो दोनों तरफ ATM। वॉल्यूम इधर 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इधर भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। इस साइड टेम्परेचर 300, इधर आएगा 350। यहाँ से सॉल्व कर लो वॉल्यूम को, ऐसे ही सॉल्व किया होगा तुमने। तो 291.66 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ गए? हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं करने को। क्वेश्चन क्या है, एट 2.24 लीटर सिलेंडर, सिलेंडर को गलत लिख दिया है, containing oxygen gas at 27 degree Celsius and 2 atm is found to develop a leakage, was repaired, the pressure dropped to, ऑब्वियसली लीकेज हुआ तो प्रेशर कम हुआ होगा, ड्रॉप टू कितना कम हो गया, ड्रॉप्ड टू 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। टेम्परेचर अभी भी उतना ही मान के चल रहे हैं हम लोग, 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस escaped out during leakage। बताओ। सर लास्ट में क्या लिखा है, एस्केप आउट ड्यूरिंग लीकेज लिखना था, मैंने बार बार 2 बार ड्यूरिंग लिख दिया। escaped out during leakage।
हो गया क्या? बोलो भाई। सर 1 मिनट। सर अप्रोक्स 0.15 आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा मेरे पास। देखो इधर, इसने बोला है क्या कि हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर वगैरह टेम्परेचर दे रखा है, बस उसमें मोल्स कम हुए। क्यों? क्योंकि लीक हो गई गैस। अंदर प्रेशर 2 atm था, ऑब्वियसली बाहर प्रेशर कम है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गैस बाहर जाएगी। और कब तक गैस बाहर जा रही है? जब तक अंदर का प्रेशर 100 सेंटीमीटर ऑफ एग्जिट तक नहीं आ गया, तब हमने उस लीक को रिपेयर कर दिया है ना। तो जो मोल्स कम हुए, डेल्टा एन क्या बोला है? मोल्स स्केप्ड आउट है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस स्केप्ड आउट ना, कितने मोल्स बाहर आ गए, वो कितने होंगे कि इनिशियली कितने थे और फाइनली उसके अंदर कितने बचे, इनका डिफरेंस होगा। तो इनिशियली मोल्स कितने होंगे? P1 V1 अपॉन RT1, फाइनली मोल्स कितने होंगे? P2 V2 अपॉन RT2। अब देखो, एक तो R सेम है, एक टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस ही रहा है हमेशा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी सेम है, रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर यस सर। आ रही है। यार ये ऐप हैंग कर गया वापस से। ठीक है, एक बार रुको। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं वापस। कहाँ तक बोल दिया था मैंने? प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे थे। हाँ, प्रेशर डिफरेंस हम लोग लिख रहे थे। P1 मैंने लिखा 2 atm, P2 कितना होगा? 100/76। 100 अपॉन 76। प्रेशर देखो पहले 2 atm था, ड्रॉप होके 100 सेंटीमीटर तक आ गया, तो उसको atm में लिखना पड़ेगा, तो 100 अपॉन 76 atm होगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एन का वैल्यू आ जाएगा। जो मेरे पास डेटा लिखा है वो लिखा है इतना मोल्स आएगा, इतने मोल्स बाहर निकल गए। समझ सर गए? वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो गई? वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो गई? जैसे मान ले गैस का सिलेंडर है ना तेरे पास, ये रिजिड सिलेंडर है गैस का, इसमें गैस भरी है, बहुत सारी गैस भरी है ना, रिजिड सिलेंडर था, बहुत सारी गैस फिल है उसमें। अब
इसमें से लीक किया तो गैस बाहर निकलने लगी, आधी गैस बाहर निकल गई। अब हमारी स्टडी पूरी जो अंदर गैस फील्ड है ना उसी पे चल रही है। अब अंदर गैस अभी फील्ड है तो उस गैस का वॉल्यूम भी क्या हाफ हो गया क्या? पहले गैस के 2n मोल्स थे, अब गैस के मोल्स n हो गए, इसी सिलेंडर में फिल है तो गैस का वॉल्यूम अभी भी v रहेगा ना। गैस तो जिस कंटेनर में होती है उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। यस सर, हाँ समझ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन क्या है कि सम स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल बलून है ना, सम स्फेरिकल बलून each of volume 2 liter are to be filled with hydrogen gas at 1 atm and 27 degree Celsius from a cylinder of volume 4 liter, ठीक है। the pressure of the H2 gas inside the cylinder is 20 atm ना। pressure of H2 gas inside the cylinder is 20 atm at 400 Kelvin, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ balloons which can be filled using this cylinder ठीक है। हमें क्या बोला है, assume that temperature of इसको अब हम लोग कैसे बताएंगे। assume that temperature of cylinder is 27 degree Celsius। करो।
Sir, 30 balloons. 30 30 balloons. Answer. 30 नहीं रॉन्ग है। 40 अरे है। तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है क्या कि है ना, जैसा तुमने शायद पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, हमारे इधर तो लोग बहुत करते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा। 40 है क्या? अबे 40 नहीं है ना, 30 है ना 40 है, दोनों ही गलत है। तो मैं तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, उसका एक रीजन बता रहा हूँ तुम्हें। तुमने कभी देखा है क्या, जैसे मान लो जैसे किसी के घर में शादी वादी होती है, तो हम लोग, हमारे पास वो एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, तो जो वो लोग आते हैं, जो खाना बनाने वाले लोग आते हैं, कुक वगैरह आते हैं घर में, मान लो बल्क में खाना बनाना है, जैसे मान लो 500 लोगों का खाना बनाना है, तो तुमने देखा होगा कि जब सिलेंडर एलपीजी गैस का सिलेंडर खत्म होने लगता है, तो उस गैस के सिलेंडर तो को गर्म पानी में ले जाके डाल देते हैं। कभी तुमने देखा है ऐसा? देखा है क्या नहीं कभी सर। ऐसा तुमने? नहीं सर। नहीं सर। मैंने देखा है ऐसा करते हैं वो लोग। क्या करते हैं कि गर्म पानी का मतलब वो खौलता हुआ पानी, 100 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का टेम्परेचर अगर उबल रहा है तो उस 100 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में ले जाके उस सिलेंडर को डाल देते हैं, है ना, जब सिलेंडर खत्म होने लगता है तब। अब ऐसा तो नहीं है सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डायरेक्ट ही सिलेंडर में आग लगा देंगे, ऑब्वियसली एलपीजी का सिलेंडर है उसमें आग तो नहीं लगाएंगे, तो उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, खौलते हुए पानी में ले जाके उस सिलेंडर को रख देते हैं। इससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर। अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो जो एलपीजी गैस जो अंदर अगर थोड़ी भी बची है तो वो भी बाहर आ जाएगी। मतलब हम लोग जब घर में यूज करते हैं एलपीजी गैस, है ना, तब वो सिलेंडर खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसके अंदर की सारी गैस बाहर निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ गैस फिल्ड रह गई है अभी भी। कितनी गैस फिल्ड रह गई है? देखो, किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर हम लोग लीक करें, मान लो यहाँ पर मैंने लीकेज डाला, इसके अंदर गैस फिल है, तुम तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उसका लो ना, ट्यूब का। हमारे टायर का ट्यूब होता है, उसमें पंचर हो जाता है, क्या सारी हवा बाहर निकल जाती है क्या? नहीं सर। थोड़ी थोड़ी हवा तो अंदर रह जाती है ना, क्यों रह जाती है? अंदर हवा क्यों रह गई है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि जब अंदर का प्रेशर 1 atm और बाहर का प्रेशर 1 atm होगा, तो अब अंदर वाले जो गैस है वो बाहर नहीं आएगा। तुमने क्या करा, 30 जिसने आंसर निकाला उसने क्या करा, सिलेंडर के सारे मोल्स लिए और उससे बलून फिल कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिलेंडर में भी कुछ गैस रह जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या होना चाहिए, हमेशा बलून वाले क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का फंडा क्या होगा? मान लो x बलून फिल किए, x इंटू मोल ऑफ बलून, है ना, मोल ऑफ 1 बलून, तो टोटल बलून के मोल आ गए, प्लस मोल्स लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोल्स इन सिलेंडर। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं कि बलून जितने फिल कर दिए प्लस जितना मोल सिलेंडर में बचा है वो टोटल इनिशियल मोल ऑफ सिलेंडर के इक्वल आएगा? हाँ सर। तो देखो, अब देखो फंडा, देखो एक्स बलून मैंने फिल किए, मोल ऑफ बलून कितने कैसे निकालेंगे, P इंटू वी अपॉन आर टी। प्रेशर बलून का 1 atm था, वॉल्यूम बलून का 2 लीटर था, सॉरी वॉल्यूम बलून का 2 लीटर था, आर था, टेम्परेचर 300 केल्विन था। अब सिलेंडर में कितने मोल बच जाएंगे जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर 1 atm हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम तो 4 लीटर है, जब सिलेंडर का प्रेशर भी 1 atm है, बलून में अंदर डाल रहे हैं उसका प्रेशर भी 1 atm है, तो क्या सिलेंडर से गैस बाहर निकल के बलून में जाएगी क्या? नहीं जाएगी नहीं ना। सर। और टेम्परेचर आर है, टेम्परेचर 300 केल्विन, क्योंकि हमें बोला है कि सिलेंडर भी 27 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक, इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में इनिशियली मोल कितने थे? प्रेशर था 4 atm, 4 नहीं 20 atm, वॉल्यूम था 4 लीटर, आर था और टेम्परेचर था 400 केल्विन। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो कैंसिल, आर कैंसिल, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आएगा, मैं इसी पेन से मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, कोई बात नहीं। यह आएगा 2x अपॉन 3 प्लस 4/3, है ना, सही देख लेना कैलकुलेशन एक बार, प्लस 20, है ना, तो 2x/3 इज इक्वल टू 20 माइनस 4/3, तो ये कितना आएगा, 40 माइनस 4, 36,
बाय 3 ऐसा नहीं 36 नहीं 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया? बोलो सही किया है 28 ही आएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो जिसने, अब देखो मैं तुम्हें फंडा बताता हूँ, जिसने 30 बलून फिल किए उसने 2 बलून एक्स्ट्रा फिल कर दिए। 2 बलून एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि सिलेंडर 4 लीटर का था, सिलेंडर के अंदर भी 1 atm रहेगा और 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो गैस बाहर नहीं आएगी। और 2 बलून 2-2 लीटर के उसने एक्स्ट्रा फिल कर दिए सेम कंडीशन पर। तो सिलेंडर के अंदर जो 4 लीटर गैस था उसने भी इसको 2-2 लीटर में डिवाइड कर दिया। तो 2 बलून तुमने एक्स्ट्रा कहाँ से फिल किए? यहाँ से फिल किए। समझे? हाँ सर। तो इसलिए 30 वाला आंसर रॉन्ग है। सिलेंडर में गैस बचेगा थोड़ा बहुत। गैस तभी बाहर आता है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। पूरा का पूरा सिलेंडर खाली नहीं हो जाएगा। खाली तभी होगा जब हम लोग और टेम्परेचर रेस करेंगे तब। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट फंडा पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फंडा इज 2 फ्लास्क। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट पढ़ाते 2 ही हैं। बाकी अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ आ जाएगा। 2 फ्लास्क आर कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? 2 फ्लास्क आर कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब। सिंपल है। जैसे मान लो हमारे पास 2 फ्लास्क है, वो नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है। नैरो ट्यूब का मतलब फ्लास्क का वॉल्यूम ही काउंट होगा, उस ट्यूब का वॉल्यूम काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही नैरो है, उसका वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। तो इसमें देखो फंडा क्या होता है करने का। फंडा तो बिल्कुल आसान है, अगर इसको नहीं पढ़ाए हम लोग तो भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। बट बच्चों का भरोसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग बिल्कुल चलाना पसंद ही नहीं करते कि हमें तो बस सब पढ़ा दो तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो 2 अलग अलग फ्लास्क के बीच में, उन्हें क्या बोलते हैं? इसको बीच में ये जो स्टॉपर होता है इसको कुछ बोलते हैं क्या? अलग से नाम कॉर्क। होता है? कॉर्क, हाँ स्टॉप कॉर्क। अब जैसे मान लो इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, इधर वॉल्यूम V1 है, इधर वॉल्यूम V2 है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है। क्वेश्चन में कभी बोल दिया जाता है कि कॉक हटाने के बाद टेम्परेचर सेम हो गया है, कभी मना कर देते हैं, कभी हाँ कर देते हो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अब मैंने क्या करा, ये स्टॉप कॉक को रिमूव कर दिया तो पूरी गैस इधर उधर मिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए गैस बाहर नहीं गई है ना कहीं? गैस बाहर थोड़ी गई है, नहीं गई गैस नहीं बाहर। सर। तो हम बोलते हैं रुको, अब देखो, अब इसका वॉल्यूम तो अभी भी V1 है, इसका वॉल्यूम अभी भी V2 है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 डैश हो गया, इसका टेम्परेचर T2 डैश हो गया। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे टेम्परेचर क्या है। बट कॉक हटाने के बाद सारी गैसेस उधर उधर मिक्स हो गई है ना। अब गैसेस का मूवमेंट भी रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि इस फ्लास्क में जो प्रेशर था और इस फ्लास्क में जो प्रेशर था वो क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। ये बात समझ आती है? यस समझ सर। आती है ये बात? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कॉक हटा दिया जाता है तो प्रेशर इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस का मूवमेंट प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। गैस अब मूव नहीं कर रही, मतलब प्रेशर दोनों फ्लास्क में सेम हो गया है। तो हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं टोटल मोल्स आर कंजर्व्ड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मान लो फ्लास्क ए है, ये फ्लास्क ए है, ये फ्लास्क बी है, दोनों में गैस मिलाई तो मोल्स कंजर्व रहेंगे अगर गैस नॉन रिएक्टिंग है। तो जनरली नॉन रिएक्टिंग गैसेस ही हमें दी जाती है। तो इसके अंदर जो मोल्स थे, मतलब ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ये है, ये कंडीशन 2 है। तो कंडीशन 1 के मोल्स और कंडीशन 2 के मोल्स क्या है? इक्वल है। कंडीशन 1 के मोल क्या है? कंडीशन 1 के मोल है P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2। क्या ये कंडीशन 1 के मोल्स है? बोलो, सही लिखा मैंने? हाँ। कंडीशन 2 हाँ के सर। मोल्स क्या है? PV1 अपॉन RT1 डैश प्लस PV2 अपॉन RT2 डैश। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। जनरली मोल कंजर्वेशन इन सब करके ही हम लोग आंसर निकाल देते हैं। बाकी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे ऊपर डिसाइड करेगा क्वेश्चन ही कि हमें क्या करना है ना। तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे बाकी फंडा क्लियर होगा कि हमको क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, द स्टॉप कॉक containing the two bulbs of volume 5 liter and 10 liter respectively, है ना, containing an ideal gas at 9 and 6 atm, ठीक है, is opened, है ना, the stopcock containing this is opened, then what is the final pressure if temperature remains same। इसने बोला है टेम्परेचर सेम है तो फाइनल प्रेशर क्या होगा ये बताना है, बताइए। सर 7 ATM है क्या? ठीक है 7 ATM आएगा। हो गया क्या सभी का? हाँ सर। यस सर। तो अगेन देखो मोल कंजर्व करने हैं ना, मोल्स इनिशियल और मोल फाइनल कंडीशन में सेम होनी चाहिए। मोल निकाल रहा हूं मैं, इनिशियल में पहले बल्ब का मोल P इंटू वी और आर टी प्लस दूसरे बल्ब का P इंटू वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, फाइनली प्रेशर सेम है, आर टी सेम है ना, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम इसका 5 लीटर ही रहेगा, इसका 6 लीटर ही रहेगा, ठीक है। सही किया क्या, वॉल्यूम 5 और 6 नहीं 5 और 10 होना 10 चाहिए, रहेगा सर। 10 सॉल्व कर लेना, प्रेशर आ जाएगा 780। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लास्क, ऐसा नहीं फ्लास्क नहीं, टू फ्लास्क ऑफ equal volume are connected by a narrow tube at 27 degrees Celsius and 0.5 atm pressure, ठीक है। अब लिखा है one of the flask is heated to 227 degrees Celsius while other remains same, है ना। अब हमें पूछा है क्या, फाइनल प्रेशर इन ईच फ्लास्क, क्या होगा बताओ।
हो गया क्या? बताओ भाई क्या आएगा आंसर? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। किसी का नहीं आया क्या? बोलो। नहीं आया सर। देखो सिंपल है बड़ा ही। पहले इनिशियल मोल्स लिख दो। वापस अगेन इनिशियल मोल और फाइनल मोल सेम होंगे। पहले दोनों फ्लास्क के इनिशियल मोल लिख दो। पहले वाले फ्लास्क में मान लो प्रेशर हाफ एटीएम है, वॉल्यूम वी है ना, बोला इक्वल है तो वी मान लेते, डिवाइडेड बाय आर इंटू टेम्परेचर 300, प्लस दूसरे वाले फ्लास्क में बी प्रेशर हाफ ही है और वॉल्यूम वी है और आर इंटू 300 ऐसा ही है। ठीक है। अब एक फ्लास्क को हीट किया तो ऑब्वियसली गैस इधर उधर जाएगी, और कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। मान लीजिए दोनों में प्रेशर पी पी हो गया है, वॉल्यूम वी वी रहेगा डिवाइडेड बाय आर आर। एक फ्लास्क को तो हीट किया था तो मतलब 227 डिग्री मतलब 500 केल्विन। 500 आएगा 600 आएगा? 500 500। दूसरे फ्लास्क में टेम्परेचर सेम है 300, ये दूसरे फ्लास्क में टेम्परेचर 300 लिख देंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारा देखो V V V V कैंसिल, R R R कैंसिल, 00 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या? नीचे बचा 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू P/5 प्लस P/3। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/6 क्या होता है? 1/3। यहाँ पर 15 एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 8 आएगा क्या? हाँ 3 + 5 8p। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो। p कितना आएगा? p आएगा 5/8 atm। सिंपल था इसमें, मतलब क्या नहीं आया मुझे समझ नहीं आया। अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? मैंने लिख कर सॉल्व कर दिया है, बोलो। नहीं सर। सर। सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा ना? टेम्परेचर मतलब एक फ्लास्क का कांस्टेंट ही लेंगे ना हम लोग? हाँ क्वेश्चन में यही बोला है ना, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही करना है। प्रैक्टिकली नहीं अज्यूम करने लग जाना है ज्यादा कि हम एक फ्लास्क को हीट देंगे तो दूसरी तरफ भी तो थोड़ी बहुत हीट जा रही होगी, ऐसा नहीं सोचना है। जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही सोचना है बस। ठीक है सर। चलिए देखो, नोट डाल के मैं एक पॉइंट लिख पा रहा हूँ। जैसे हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो डेंसिटी की टर्म्स में भी हम लोग एक इक्वेशन लिख देते हैं। कैसे? पीवी इज इक्वल टू, मोल को क्या लिख सकते हैं? गैस का वेट अपॉन गैस का मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हम लोग P इंटू मोलर मास में इधर ले आया, इज इक्वल टू क्या हो गया? गैस का वेट डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम। तो गैस का वेट डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो हम लोग P इंटू डी और नीचे मोलर मास लिख दिया M इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन पढ़ी होगी तुमने, P इक्वल टू डी आर टी बाय एम। हाँ सर। डी है डेंसिटी ऑफ गैस, M है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें यूनिट कन्वर्जन का रोल है, तो पता चलेगा तुमने कितने यूनिट कन्वर्जन आते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट
व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हीलियम, है ना, एट गैस ही है ना, at -40 degree Celsius if its density is 8 kg per meter cube। बताएं। थर्टी 38.8 है सर। अप्रॉक्स इतना ही आएगा। देखिए हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू DRT बाय M, है ना। अगर तुमने प्रेशर मान लो, सपोज करो प्रेशर तुमको ATM में निकालना है, तो R किस में लिखोगे, लीटर ATM पर मोल केल्विन। टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में ही होता है हमेशा। मोलर मास किस में होता है, मोलर मास होता है ग्राम पर मोल। तो देखो ये यूनिट सेटिस्फाई करने के लिए डेंसिटी किस में लोगे, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में। तो डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेंसिटी हमें क्या दे रखी है, 8 kg पर मीटर क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 kg को क्या लिख दो 1000 ग्राम, मीटर क्यूब को क्या लिख दो 1000 लीटर। लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। तो हमारी डेंसिटी 8 kg पर मीटर क्यूब का मतलब 8 ग्राम पर लीटर ही है। अब सीधे वैल्यू पुट करो, प्रेशर निकालना है, D है 8, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना था -40 मतलब 233 डिवाइडेड बाय मोलर मास 4। तो यहाँ से निकाल लो प्रेशर कितना बोल रहे हो तुम लोग, 38.89, जितना भी आएगा उतना लिख लेना है। समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब हम लोग नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने डिफ्यूजन का। हाँ सर। क्या होता है डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, सही बोला है। देखो हम लोग है ना केमिस्ट्री में, या फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे लिए डिफ्यूजन और इफ्यूजन सेम है, ठीक है। पहली चीज तो ये एक्चुअल में सेम नहीं है बट क्वेश्चन के लिए सेम है। होता क्या है डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब होता है नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ gaseous molecule from region of higher partial pressure to region of lower partial pressure। तो देखो गैस का फ्लो उसके पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ना कि नेट प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इस बात को ध्यान रखना। जैसे
मान लीजिए तुम्हारे पास एक कंटेनर है ना, मैं एक कंटेनर बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। मान लीजिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, मैंने बनाया जिसमें वॉल्यूम सेम नहीं लग रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम सेम बना दिया जाए। दोनों का वॉल्यूम सेम मान लो। अब मान लो बीच में एक स्टॉपर लगा है, ठीक है। इधर O2 फिल है, इधर N2 फिल है, ठीक है। इधर 3 ATM है और इधर 5 ATM है ना, ऐसा कुछ है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि गैस में प्रेशर इक्वल करने के लिए 5 ATM वाली साइड से एक ATM का N2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना चाहिए। मतलब फिर लेफ्ट हैंड साइड में O2 का 3 ATM और N2 का 1 ATM और राइट हैंड साइड में N2 का 4 ATM रहेगा, तो प्रेशर इक्वलाइज हो गया। नहीं, ऐसे प्रेशर इक्वलाइज नहीं करना। प्रेशर को इक्वलाइज कैसे करना है? पार्शियल प्रेशर को इक्वेट करके। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन। तो देखो ऐसा होगा कुछ, O2 इस साइड O2 है, इस साइड भी O2 होगी, इस साइड N2 होगी, इस साइड भी N2 होगी, दोनों तरफ प्रेशर 4 ATM ही रहेगा, ठीक है। दोनों साइड में प्रेशर 4 ATM ही रहने वाला है। कैसे? O2 यहाँ पर 1.5 होगा और उस साइड में भी 1.5 होगा, ठीक है। N2 इधर 2.5 होगा और इस साइड में N2 भी 2.5 होगा। मतलब किसको इक्वेट करना है बोथ साइड में? बोलो। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को, गैस का फ्लो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड साइड में O2 का पार्शियल प्रेशर 3 ATM था, राइट हैंड साइड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 0। तो वो 3 ATM से उधर इक्वलाइज करने के लिए उसने 1.5 डिवाइड करा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में N2 था 5 ATM और N2 लेफ्ट हैंड साइड में था 0, तो उसने 2.5 से इक्वलाइज किया, ठीक है। तो हम लोग इस बात को लिख भी सकते हैं, N2 and O2 will try to equalize its partial pressure in both vessel, ठीक है। तो एक्चुअल में मिक्सिंग ऑफ गैस हुआ है, गैस मिल गई आपस में, बोलो। हाँ सर। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे हैं ना। ऐसा ही हमारे पास एक होता है इफ्यूजन, है ना। वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफ्यूजन इफ्यूजन सेम ही मानेंगे। इफ्यूजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोर्स्ड डिफ्यूजन। देखो ऊपर देखो, डिफ्यूजन की लैंग्वेज में मैंने लिखा है नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब क्या होता है? कि वो किसी अपने आप। एक्सटर्नल फोर्स के बगैर खुद ही हो जाता है। हाँ, वो अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अपने आप हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। बट इफ्यूजन क्या होता है? फोर्स्ड डिफ्यूजन। हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तब डिफ्यूजन अगर होगा तो उसको इफ्यूजन बोलेंगे। तो हम बोलते हैं क्या? a gas is made to diffuse through a hole by application of external force। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्यूब है ना, जो टायर वाले ट्यूब आता है ना, उसमें पूरा फुल पैक्ड एकदम मैंने हवा भर दिया, ठीक है। अब उसमें मैंने हवा भर दिया एकदम फुल पैक्ड और उसमें मैंने एक होल किया, तो उसमें जो गैस निकलेगा वो अपने आप निकलेगा या हम निकाल रहे हैं? बताओ। अरे इतना तो बता ही सकते हो। एक टायर था, उसके अंदर ट्यूब होता है, उसमें मैंने फुल एकदम हवा भर दिया, बिल्कुल टाइट बिल्कुल। अब उसमें मैंने एक होल किया छोटा सा, तो उसमें से गैस निकलेगा, अपने आप निकलेगा या हम निकाल रहे हैं? अपने आप निकलेगा। अपने आप निकलेगा विदाउट
एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन, है ना। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हवा निकलना बंद हो जाएगा, बट फिर भी हमारे ट्यूब में थोड़ा हवा तो बचा हुआ है ना। एक टाइम ऐसा आएगा हवा निकलना बंद हो जाएगा, बट फिर भी हमारे ट्यूब में थोड़ा हवा तो बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, पैर से दबा दबा के हवा निकाल रहे हैं, तो अब जो हवा निकल रही है उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इफ्यूजन। इफ्यूजन, ठीक है। तो वैसा ही जैसे मान लो गैस है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ से होल से कोई गैस नहीं निकल रही क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है, बट मैंने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना शुरू करा, है ना। ये क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है ना। तो अब गैस बाहर निकलेगी यहाँ से, बोलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इफ्यूजन। ये तो देखो मैंने इफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब तुम्हें समझा दिया है, बाकी क्वेश्चन में हमने सेम मानना है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन दोनों ही बराबर है, ठीक है, उसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। क्वेश्चन के लिए चाहे इफ्यूजन लिखा हो, चाहे इफ्यूजन लिखा हो, चाहे डिफ्यूजन लिखा हो, दोनों ही सेम है, सर बट एक्चुअल इफ्यूजन में और दोनों में डिफ्यूजन, डिफरेंस होता है। सर अपने डिफ्यूजन में अगर रिएक्टिंग गैसेस रहेगा तो भी पार्शियल प्रेशर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं रहेगा ही नहीं रिएक्टिंग ऐसे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, ठीक है। क्या बोला इसने बताओ, ग्राम्स ने क्या बोला, Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density of gas. सही बात है, बोला इसने ये, बट वो फार्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। तो जो बोला पहले उसको लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या एग्जैक्ट वो हमें पता होना चाहिए। इसने बोला अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ pressure the rate of diffusion of the gases is of the gas लिख देते हैं ना, gases क्या होता है, is inversely proportional to a square root of the density of the gas। ये स्टेटमेंट था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ना कि डिफ्यूजन। तो रेट क्या होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या यूज करते हैं, PA is equal R is directly proportional to PA upon root TM और R is directly proportional to NA upon root TM। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज करते हैं। इसमें किसका क्या मतलब है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि N का मतलब मोल्स तो है, बट कौन से मोल्स है ये नहीं पता होता। तो PA अपॉन रूट TM या NA अपॉन रूट TM वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग P का मतलब क्या बोलते हैं, बोलो। प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। देखो P का मतलब होता है इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये ना ये फॉर्मूला हम लोग जो रेट निकाल रहे हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकली थोड़ा सा रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, हम लोग तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या रेट जो होगा वो पूरे टाइम सेम रहेगा डिफ्यूजन का, नहीं वेरी नहीं रहेगा करेगा ना, टाइम सेम के साथ। टाइम के साथ वेरी करेगा। रेट स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा होगा, बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाता है। बट हम इस फॉर्मूले से जो रेट निकालते हैं वो कौन सा रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इनिशियल रेट। हम इससे जो निकाल रहे हैं रेट वो इनिशियल रेट है। जैसे मान लो हमारा
टायर का ट्यूब था, उसमें फुल हवा भरा, मैंने जस्ट उसमें होल किया, तो उस स्टार्टिंग वाले टाइम पर जो रेट था डिफ्यूजन का बस उसे मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम के साथ पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, रेट कम होगा, तो जो रेट टाइम के साथ डिक्रीज होगा उस डिक्रीज होने वाली रेट में किस टाइम पर क्या रेट होगा वो मेजर नहीं कर रहे, इनिशियल जो रेट है उसी को मेजर कर रहे हैं। तो सिंपल हम लोग तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। एन का मतलब क्या है, इनिशियल मोल्स ऑफ गैस, गैस के इनिशियली कितने मोल्स प्रेजेंट है वो एन है। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, और एम का मतलब क्या है, मोलार मास ऑफ गैस। इतनी बात समझ आती है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब है ना, हाँ, हम सर। रेट हम लोग अलग अलग टर्म्स में मेजर कर सकते हैं ना, बहुत सारे टर्म्स होते हैं हमारे पास रेट मेजर करने की। जैसे मान लो हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं dx बाई dt से, हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं dv बाई dt से, हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं dn बाई dt से, हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं dp बाई dt से। इनका मतलब क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। dx बाई dt का मतलब है, dx का मतलब है डिस्टेंस, क्या लिखना, ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, और dt का मतलब क्या है कि भाई उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। dv बाई dt का मतलब क्या है, वॉल्यूम आउट, मतलब अगर हमने होल किया है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो वॉल्यूम बाहर भी तो जाएगा कुछ, तो कितना वॉल्यूम आउट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। dn बाई dt का मतलब है कि ऑब्वियसली मोल्स के टर्म में भी कर सकते हैं कि कितना मोल्स आउट हुआ, मोल्स आउट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। dp का मतलब है कि गैस बाहर जा रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो कितना प्रेशर कम हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर डिक्रीमेंट, कितना हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर बताना। क्या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हम लोग इनिशियल जो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ। हमने बोला इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग पता लगा रहे हैं, तो ग्राम ऑफ डिफ्यूजन से हम लोग इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, मतलब अगर आपको दो गैसेस का है तो आप कंपैरेटिवली कर सकते हैं, बट एक का एग्जैक्ट नहीं कर सकते। यस, हम लोग एक गैस का नहीं निकाल सकते, दो गैस में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि प्रोपोर्शनल क्योंकि दिया सर हुआ है। देख, क्योंकि हमने वो प्रोपोर्शनल वाला साइन दिया है कि ये रेट इसके प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्ट रेट आएगा क्या वो नहीं बता सकते, दो लोगों में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं बस, ठीक है। तो कंपैरिजन के काम आ सकता है, बाकी एग्जैक्ट क्या होगा वो हम लोग नहीं बता सकते। चलिए, इनरिचमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? बोलो। नहीं सर। नहीं पढ़ा, ठीक है मैं बताता हूँ, है ना। इनरिचमेंट होता क्या है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, और इनरिचमेंट का यूज क्या है वो दोनों ही मैं बता देता हूँ, है ना। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम बड़ा भयानक बनने वाला है इसमें, एक सेकेंड। है ना, ऐसा डॉट 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 कर देता हूं, मतलब क्या है, ऐसे आगे चलते ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हें माननी है क्या, कि जितने भी मैंने जो बॉक्सेस बनाए ना, जितने भी फ्लास्क, इन सबका जो वॉल्यूम है वो क्या है? सेम है। सेम है, वी वॉल्यूम, है ना। सेम है। सभी पे मैंने क्या लगा दिया, पहले स्टार्टिंग में स्टॉप कॉक लगा रखा है ना, ऐसे लगाया हुआ होगा। इनिशियली मान लो इसमें कोई दो गैस भरी है, एक N1 एक N2, उसका मोलर मास N1 वाले का M1 है, दूसरे का M2 है ना। इसमें भी
N1 डैश N2 डैश, मोलर मास तो सेम रहेगा, फिर N1 डबल डैश, फिर N2 डबल डैश, फिर इसमें कैसा है N1 ट्रिपल डैश, N2 ट्रिपल डैश। अब देखो एनरिचमेंट का यूज कहाँ होता है, पहले तो मैं यूज समझा देता हूँ तुम्हें। एनरिचमेंट का यूज होता है दो गैसेस को सेपरेट करने में। जैसे मान लो दो गैसेस मैंने इसमें फिल कर दी, एक मान लो हीलियम गैस फिल कर दी और एक क्रिप्टन गैस फिल कर दी, बाकी सारी कंडीशन सेम रखी, एक हीलियम गैस है एक क्रिप्टन गैस है ना, तो दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि मोलर मास अलग अलग है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक स्टेप ऐसा आएगा, मतलब हम लोग बार बार डिफ्यूजन करवाए ही जा रहे हैं। या फर्स्ट स्टेप हुआ डिफ्यूजन का, जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन का कि एक बार डिफ्यूजन करवाया, फिर एक बार और डिफ्यूजन करवाए तो सेकंड स्टेप हुआ, एक बार और करवाए तो थर्ड स्टेप हुआ। ऐसे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों गैसेस सेपरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक थोड़ी ज्यादा डिफ्यूज हो रही है एक कम, धीरे धीरे जो कम डिफ्यूज हो रही है उस गैस का अमाउंट कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक गैस हमको थोड़ी बहुत मतलब ऑलमोस्ट प्योर मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है? हाँ सर। चलिए, अब इसमें मैथमेटिक्स का क्या यूज है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एनरिचमेंट में, है ना। जनरली क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, बट फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो कैसे होगा। और बाकी एनरिचमेंट से क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। पहले तो मुझे पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए अपॉन रूट टीएम, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोल्स अपॉन रूट टी। हम मोल्स के टर्म्स में ही बात करेंगे क्योंकि हमें मोल्स ही गिवन है। अच्छा, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, एक तो ए कांस्टेंट है। ए क्या था हमारा, ए था, अच्छा ए के बारे में मैंने लिखा ही नहीं, ओहो, ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल। तो यहाँ पर दोनों के लिए क्या होल सेम है, तो दोनों के लिए ए सेम रहेगा। हाँ सर। और दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर भी सेम है ना, तो वो भी क्या है कांस्टेंट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों गैसेस का जो रेट होगा वो पी बाय रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर इनिशियल मोल्स टेकन अपॉन रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन हुआ, तो हम लोग रेट किस टर्म्स में बात करें, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। रेट हम लोग बात करते हैं, रेट किस टर्म्स में बात करते हैं, रेट को बात करते हैं हम लोग एन आउट अपॉन टी के टर्म्स में बात करेंगे रेट की, मोल्स आउट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये सारी बातें समझ आती है इतनी, बोलो। हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। अब देखो फर्स्ट स्टेप का डिफ्यूजन हुआ है ना, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन की। फर्स्ट स्टेप, पहली वाली गैस थी, पहले वाले गैस थी, उस गैस का रेट क्या मान लिया R1, वो रेट किसके इक्वल होगा, उसके मोल्स आउट अपॉन टाइम टेकन। दोनों के लिए सेम टाइम टेकन मानेंगे क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है तो दोनों गैस का एक साथ होगा तो टाइम टेकन भी सेम होगा। तो मुझे बताओ पहली वाली गैस का एन आउट कितना था, फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन हुआ तो उसका आउट मोल्स कितना था, कितने मोल्स उसके बाहर निकल गए, N1 N1 minus N मोल्स dash। नहीं, N1 डैश। अरे गैस यहां से डिफ्यूज होकर इसमें चली गई ना, तो उसमें हमने कलेक्ट किया तो इतने मोल्स ही तो यहां से बाहर निकले, N1 माइनस N1 डैश तो बच गए, बाहर कितने निकले, N1 डैश। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी, ये पहली गैस का रेट था, और जो ये रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, इनिशियल मोल्स टेकन अपॉन मोलर मास m। तो इनिशियल मोल्स टेकन कितने थे, N1। N1, और मोलर मास था रूट m, ऐसा लिखेंगे। ऐसे ही मैं अगर दूसरी गैस के लिए लिखूं रेट 2, तो वो होगा N2 डैश अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 अपॉन रूट में M2, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। हाँ सर। अब दोनों को डिवाइड करें तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 डैश अपॉन N2 डैश
इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 फिर रूट में m2 अपॉन m1, ऐसा आएगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये पहले स्टेप का डिफ्यूजन हो गया खत्म, है ना। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब देखो पहले स्टेप में डिफ्यूजन हुआ, जितना गैस डिफ्यूज होना था उतना हो गया। अब मैंने पहला वाला स्टॉप कॉक है ना वापस से लगा दिया, पहले खोला था, पहले वाला स्टॉप कॉक वापस से लगा दिया, जितना डिफ्यूजन होना था उतना हो गया। अब सेकंड वाले स्टॉप कॉक को ओपन किया, है ना, सेकंड वाले स्टॉप कॉक को मैंने ओपन किया, तो अब जो रेट आएगा उसको मैं रेट को बोल देता हूं R1 डैश। वो किसके इक्वल आएगा, मोल आउट की टर्म्स में। बोलो यार। N1 डबल डैश बाई N1 टी। डबल डैश। N1 डबल डैश बाई टी। इतनी बात समझ आती है सबको? हाँ यस सर। सर। क्योंकि रेट क्या होता है, एन आउट बाय टाइम टेकन, एन आउट कितना होता है N1 डबल डैश, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनिशियल मोल्स। सेकंड स्टेप में इनिशियल मोल कितने हैं, N1 N1 डैश। डैश। N1 डैश, तो वो आएगा N1 डैश अपॉन रूट में M1, ऐसे ही आएगा N2 डैश अपॉन रूट में M2। अब दोनों को डिवाइड करें तो R1 डैश अपॉन R2 डैश इज इक्वल टू N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 के ऊपर दोनों के ऊपर डैश और M2 बाय M1। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 को, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, N1 अपॉन N2 रूट में M2 बाय M1 की पावर 2। यस सर। इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से N1 अपॉन N2 डैश था ना, उसका वैल्यू पुट कर दिया N1 अपॉन N2 रूट में M2 बाय M1, ये ऐसा लिख सकता हूं। यस हाँ सर। सर। चलिए अब एक और बता देता हूँ, थर्ड स्टेप, फिर मैं डायरेक्ट जो मेरा मेन फॉर्मूला है ना उस पर आऊंगा। थर्ड स्टेप में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो रेट होगा R1 डबल डैश वो किसके इक्वल होगा, एन आउट, आउट ट्रिपल डैश हो गया होगा बाय टी, और ऐसे ही R2 डबल डैश क्या हुआ होगा, N1 ट्रिपल डैश सॉरी N2 ट्रिपल डैश अपॉन टी, क्योंकि एन आउट कितना उसमें देखो ट्रिपल डैश उसका आउट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनिशियल मोल्स टेकन, दैट इज N1 डबल डैश अपॉन रूट में M1, ये कितना होगा N2 डबल डैश अपॉन रूट में M2, ऐसा बोल सकता हूं, बोलो। यस सर। तो R1 डबल डैश अपॉन R2 डबल डैश इज इक्वल टू N1 ट्रिपल डैश अपॉन N2 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश फिर M2 बाय M1, है ना। अब इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 नाम दिया, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 N1 ट्रिपल डैश अपॉन N2 ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से बताओ। बोलो। N1 Sir, triple NA dash by by N2 triple NB. dash equals N1 by N2 into M2 by M1 raised to 3 by 2. तो यह आएगा N1 बाय N2 फिर M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 की होल पावर 3, ठीक है। अब देखो अब हमारे फॉर्मूले में है ना एक सीक्वेंस बन रहा है कि जो मोल्स आ रहे थे ये N1 अपॉन N2 वो क्या आ रहे थे, इनिशियल मोल्स अपॉन इधर उसकी पावर में 1, सेकंड स्टेप में पावर में 2 आ गया, थर्ड स्टेप में पावर में 3 आ गया, एक सीक्वेंस बन रहा है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर, हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉर nth स्टेप, फॉर nth स्टेप हमने बहुत सारे स्टेप करवा दिए, n स्टेप करवा लिए, तो फाइनली n स्टेप के बाद कितना मोल्स हमारे पास आया, तो जो मोल्स आएगा nth स्टेप के बाद उसको लिख सकते हैं यहाँ पर n1 nth स्टेप के बाद, n2 मोल्स nth स्टेप के बाद, है ना। वो कितना आएगा, n1 जो इनिशियल टेकन था डिवाइडेड बाय n2, n2 कौन सा, जो इनिशियली टेकन हुआ फर्स्ट स्टेप में, इनटू m2 अपॉन m1 की पावर क्या लिखूंगा, बोलो। अरे फर्स्ट स्टेप में पावर 1 n लिखी, by सेकंड स्टेप में पावर 2, थर्ड स्टेप में n by 2 नहीं, रूट लगा दिया ना मैंने इधर, तो इसलिए n ही रहेगी वो। n तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इससे देखो हमें पता भी चल गया कि हम लोग डिफ्यूजन में कैसे फार्मूला यूज करेंगे। n आउट तो यूज करते हैं रेट के लिए, और जो यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू na अपॉन रूट tm होता है, वहां पर n का मतलब होता है इनिशियल। समझ गए? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन करके बताओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या लिखें, क्वेश्चन है 5 ml of N2 gas diffuse out in 1 second from a hole, ठीक है। Find the volume of O2 gas that will diffuse from same hole under identical condition। बताओ। phi root 7 by 8। 5√7/8, ये तो बड़ा भयानक सा लग रहा है, गलत भी लग रहा है। दिमाग लगाओ यार, ऐसे मत करो। इस चैप्टर में हमारे पास अब एक मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बचा है, और एक थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, बाकी चैप्टर खत्म है हमारा ये। फिर इसके बाद रियल गैसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसके पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। सर 4.6 ml होगा क्या? देखो आंसर मुझे पता नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर जो रेट होगा वो मैं डी वी आउट अपॉन डी टी के टर्म्स में मेजर करूंगा कि कितना वॉल्यूम आउट हो रहा है टाइम टेकन में, है ना। तो रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 में लिखूं, तो देखो कंडीशन सारी आइडेंटिकल है, मतलब इनिशियल मोल इसने बोल दिया आइडेंटिकल होना चाहिए, सब बोला सारी कंडीशन आइडेंटिकल है, तो फिर डायरेक्टली ऐसा लिख दो मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। शायद जिसने पहले रूट वाला आंसर बोला था वो सही बोला था, क्यों? क्योंकि जो ठीक है, जिसने बोला सही है वो पहले वाला, ठीक।
तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 32/28 ना, मतलब रूट में 8/7। तो रेट ऑफ O2 कितना आ गया, रूट में 7/8 इंटू रेट ऑफ N2, ठीक है। और रेट ऑफ N2 कितना है 5, क्योंकि 5 ml आउट हो रहा है पर सेकंड में, तो रेट ऑफ N2 आ गया इतना। तो पर सेकंड वॉल्यूम आउट कितना होगा रेट के इक्वल, वो कितना आएगा, रूट में 7/8 इंटू 5 ml। यही बोला था क्या जिसने पहले बोला था? हाँ सर। ठीक है, समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है, in a tube of length 5 meter having identical holes at opposite ends, है ना, H2 and O2 are made to effuse, है ना, मतलब फोर्सली डिफ्यूज कर रहे हैं into tube from opposite ends, ठीक है, under the identical condition. Find a point where gases will meet को गलत लिख दिया है, दूसरा वाला meet हो गया है, MEET, meet for the first time। बताओ गैस कहां पर मिलेगी पहली बार? थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं तब तक। O2 के साइड से 1 मीटर पे। O2 के साइड से 1 मीटर पे, ठीक है, शायद सही होगा। हाँ सर यही है 1 मीटर यार। देखिए हाँ सर यही आ हमने रहा है, करना O2 क्या कैसे है, 1 मीटर। मान लीजिए इधर से H2 गैस डाला, इधर से O2 गैस डाला, है ना, यहाँ से फोर्सली गैस को अंदर इस ट्यूब में हमने इफ्यूज करवाया। मान लीजिए यही कहाँ, यहाँ पे कहीं मिले, है ना, तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया x मीटर, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करेगा 5 - x मीटर, क्योंकि पूरा ट्यूब मेरा 5 मीटर का है। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लगाएगा तो उसको भी t टाइम ही लगाना चाहिए, तभी ये आके मिलेंगे, है ना। तो रेट ऑफ H2 गैस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ऐसे ही रेट ऑफ O2 गैस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2 कितना होगा, x अपॉन 5 - x। और अंडर आइडेंटिकल कंडीशन है तो सब कुछ सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को छोड़कर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो x अपॉन 5 - x ऐसा हमने लिखा।
तो 32 आएगा ऊपर, नीचे 2, मतलब ये 4 हो जाएगा, ऐसा आएगा, बोलो। तो ये आएगा हाँ x सर। इक्वल टू 20 माइनस 4x, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 4। 4। मतलब हाइड्रोजन वाली साइड से x मतलब 4 मीटर, हाइड्रोजन वाली साइड से x आ रहा है 4, मतलब x आएगा 4, मतलब हाइड्रोजन को 4 मीटर चलना पड़ेगा और O2 को 1 मीटर ही चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे पता है रेट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास जितना ज्यादा रेट उतना ही कम, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही धीरे धीरे चलेगा मेरा गैस। तो O2 का मास ज्यादा है तो धीरे धीरे चलेगा और वो अपना 1 मीटर ही चल पाएगा, उतने में मेरा हाइड्रोजन 4 मीटर चल जाएगा और दोनों मिल जाएंगे। समझ गए? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, होमवर्क करके लाएं और फिर आइडियल गैसेस के आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सर सर। होमवर्क क्या दिया सर आज आपने? होमवर्क दिया ना मैंने, लिखा है पीडीएफ में, पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें देख लेना। अच्छा ठीक है सर। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर।